Hello everyone, welcome back to Current Affairs with Anurag. So in today's class, we will discuss most important current affairs of the day. So let's start guys. आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है ऑन विच डे इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड। सो किस दिन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है? योर ऑप्शंस आर 17th ऑफ दिसंबर, 18th, 19th और 28th। सो द करेक्ट आंसर इज 18th ऑफ दिसंबर। सो पूरे दुनिया में 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है। ओके, इसका पर्पस क्या है मनाने का? So its aim is to raise awareness about the rights of migrants and challenges they encounter. तो जो भी माइग्रेंट्स होते हैं उनके राइट्स के बारे में और वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं जब वो एक दूसरी कंट्री में जाते हैं, इसके बारे में अवेयर कराना इसका पर्पस है। ओके, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? सो इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर 2000। सो 2000 में यूएन ने इसको इस्टेब्लिश किया था and commemorates the adoption of International Convention on the Protection of Rights of all Migrant Workers and Members of their Family। तो इसके ऊपर भाई यूएन का एक कन्वेंशन भी है, यह है आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। ओके, सो इस कन्वेंशन को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1990 और ये एनफोर्स हुआ था आपका 2003 में। तो ये ईयर आपको याद होना चाहिए। इस बार का जो थीम था ये था आपका ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स। मतलब जो भी माइग्रेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके कंट्री में उनको ऑनर करिए और उनके राइट्स को आप रेस्पेक्ट करिए, प्रोटेक्ट करिए। ये था इस बार का थीम। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which institute has set a Guinness World Record by providing wormum therapy to 567 individuals simultaneously? तो इंडिया के किस इंस्टीट्यूट ने भाई ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? योर ऑप्शंस आर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, थर्ड इज आईआईटी मद्रास एंड लास्ट इज एम्स दिल्ली। सो द करेक्ट आंसर is option number A, that is National Institute of Siddha। तो ये भाई वर्मम थेरेपी क्या है? तो सिद्धा वर्मम थेरेपी इज अ वेरी यूनिक, नॉन इन्वेसिव, कॉस्ट इफेक्टिव, नॉन फार्मालॉजिकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये एक तरीके का थेरेपी होता है, एक तरीके का ट्रीटमेंट होता है जिसके थ्रू हम ट्रीट करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस को, जैसे आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती हैं, आपका ऑर्थो हो गया, मस्कुलो स्केलेटन डिजीज हो गए, ऑस्टिज्म हो गया, सेरिब्रल पैलिसी हो गया। तो इन सारे डिसीजेस को हम ट्रीट करते हैं थ्रू योर सिद्धा वर्मम थेरेपी। ये एक तरीके का थेरेपी ही होता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका रिकॉर्ड आपका बनाया किसने है? तो इसका रिकॉर्ड बनाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा। ओके, so this Guinness World Record will help the Siddha system of medicine to get a lot of attention from the world and within India। तो इस सिस्टम को भाई बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद बहुत सारे लोग इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और अगर वो इससे पीड़ित है तो उससे ट्रीट भी करवाएंगे। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट 38th नेशनल गेम्स इन 2025। सो 2025 में आपके नेशनल गेम्स होने वाले हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेट इसको होस्ट करेगा। योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, उत्तराखंड और बिहार। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड। ये जो है ये है आपके उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है पुष्कर पुष्कर सिंह धामी। ओके, पुष्कर सिंह धामी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड और ये है मैस्कट, ये आपका मैस्कट है ऑफ नेशनल गेम्स 2025।
ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी लेडी है? तो ये है आपकी इंडियन ओलंपिक ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन। एसोसिएशन की चेयरपर्सन, इनका नाम है पीटी उषा। ओके, ये पीटी उषा जी हैं, ये है आपकी प्रेजेंट टाइम में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं भाई नेशनल गेम्स के बारे में। सो द 38th नेशनल गेम विल टेक प्लेस इन उत्तराखंड फ्रॉम जनवरी 28 टू फरवरी 14, 2025। तो आपकी 28 जनवरी से ये शुरू होगा और 14 फरवरी को ये खत्म होगा। इसका मैस्कट क्या है? तो इसका मैस्कट है मौली। So it draws inspiration from मोनल, that is उत्तराखंड स्टेट बर्ड। तो जो मौली मास्कट है भाई, ये इंस्पायर होता है मोनल से, और मोनल क्या है? मोनल है आपकी उत्तराखंड की स्टेट बर्ड। इट एम्बॉडीज द रीजन्स कल्चरल हेरिटेज एंड एम्स टू मोटिवेट यंग एथलीट। तो ये था आपका मास्कट। दूसरा है आपका लोगो। तो इसका लोगो है आपका मोनल, विच मार्क्स उत्तराखंड नेचुरल ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए मौली और मोनल के बारे में। अगला है टैगलाइन। तो भाई इस बार के नेशनल गेम में भाई टैगलाइन भी है, और टैगलाइन है आपका संकल्प से शिखर तक। संकल्प से शिखर तक इज द टैगलाइन ऑफ नेशनल गेम्स 2025, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिजॉल्व टू जेनिथ। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई संकल्प से लेकर शिखर तक, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड अभी इस वजह से भी न्यूज में था बिकॉज यहां पे यूसीसी का ड्राफ्ट आ गया है। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट आ गया है, तो इस वजह से भी आपका उत्तराखंड न्यूज में है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वे वेसल ऑफ इंडियन नेवी विच वॉज कमीशनड रिसेंटली। तो भाई इंडिया ने सेकेंड स्टेट ऑफ द आर्ट सर्वे वेसल को कमीशन किया है, इसका नाम बताना है आपको। योर ऑप्शंस आर आईएनएस जटायु, आईएनएस नेत्र, आईएनएस निर्देशक और आईएनएस विक्रांत। तो ये है आपका वेसल भाई। तो द करेक्ट आंसर इज आईएनएस निर्देशक। तो ये जो वेसल है आपका, ये है आईएनएस निर्देशक। ओके, ये एक सर्वे वेसल है, मतलब इसका काम है सर्वे करना इन द इंडियन वाटर्स। ओके, जो भी आपका इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, उसमें सर्वे करना ये काम है इस वेसल का। ओके, तो आईएनएस निर्देशक द सेकेंड शिप ऑफ सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट कमीशनड ऑन 18th of December एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। तो इसकी कमीशनिंग कहां हुई है? तो ये हुई है आपकी विशाखापट्टनम में। इस वेसल को बनाया किसने है? सो इसको बनाया है आपके गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। सो ये एक नेवल डॉकयार्ड है भाई, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इन्होंने इसको बनाया है। सो इंडिया में कुछ 3-4 बड़े डॉकयार्ड्स हैं। एक तो हो गया आपका गार्डन रीच, दूसरा है आपका मजगांव मजगांव है आपका मजगांव डॉकयार्ड, ये है आपका मुंबई में। तीसरा है आपका गोवा शिपयार्ड, यहां पे भी वेसल्स बनती हैं। और चौथा है आपका कोची में। ओके, तो कोची में भी आपके कुछ वेसल्स बनते हैं। सो ये इंडिया के 3-4 बड़े डॉकयार्ड्स हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ दिस शिप। So it is built over 80% indigenous content. The ship is embedded with advanced hydrographic systems such as multi-beam echo sounder, side scan sonars, autonomous
अंडर वाटर व्हीकल्स, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स एटसेट्रा। तो ये सारे भाई एडवांस फीचर हैं ऑफ दिस वेसल। इसका हम यूज कैसे करेंगे या इसका हम यूज कहां पे करेंगे? सो दिस विल एनेबल प्रिसाइज मैपिंग ऑफ safe navigation and planning in deep sea operations, expands survey capability in hazardous and restricted zones, and facilitates faster and safer data collection। तो अब क्या हो रहा है भाई कि इंडियन गवर्नमेंट्स जो भी हमारे समंदर में मिनरल्स हैं, अगर हमें उनको सर्च करना या उनको ढूंढना है तो ये वेसल वहां पे यूज होगा, या अगर हम कोई डीप सी ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें भी ये वेसल हमारी बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज इसमें ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि हम रिमोटली इसको चला सकते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के टोटल 4 शिप्स बन रही हैं इंडिया में, 4 शिप्स बन रही हैं। ये दूसरी शिप है, अभी 2 और शिप्स इंडक्ट होंगी इन आवर इंडियन नेवी। ओके, आपको यह भी चीज पता होनी चाहिए कि चाइना और यूएस के पास ऐसी बहुत सारी शिप्स हैं जिनका काम होता है केवल सर्वे करना। आप न्यूज में सुनते होंगे कि चाइना की सर्वे वेसल आ गई इन इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में चाइना की सर्वे वेसल आ गई है, या वो डॉक कर रही है इन श्रीलंका, इन मालदीव्स और इन बांग्लादेश। तो चाइना के पास बहुत बड़ी फ्लीट है ऑफ दी सर्वे वेसल्स। तो चाइना को कॉम्पीट करने के लिए इंडिया भी अपना सर्वे वेसल की फ्लीट बना रहा है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है बाइलेटरल एक्सरसाइज स्लिनेक्स इज कंडक्टेड विद इन इंडियन एंड विच अदर कंट्री। तो एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है या जिसको हम युद्ध अभ्यास बोलते हैं, ये किस कंट्रीज के बीच में हो रहा है? एक तो है आपकी इंडिया, दूसरी कौन सी कंट्री है? सो योर ऑप्शंस आर सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और योर साउथ कोरिया। तो द करेक्ट आंसर इज योर श्रीलंका। तो जो स्लिनेक्स एक्सरसाइज है, स्लिनेक्स, ये होती है बिटवीन योर श्रीलंका एंड योर इंडिया। नाउ कंट्रीज को जरूरत क्या पड़ती है भाई ये बाइलेटरल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइज करने की? सो आपको पता है अभी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है। जब सैनिक कम पड़ने लगे रशिया के पास, तो रशिया ने बुलाए अपने पास नॉर्थ कोरियन सैनिक, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स। बट प्रॉब्लम ये हो रही है, अभी 2 दिन पहले ये न्यूज आई है कि कुछ नॉर्थ कोरियन सैनिकों ने यूक्रेनियन सैनिकों के बजाय रशियन सैनिकों को ही मार दिया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि ये लोग सही से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ये एक दूसरे की समझ नहीं पा रहे हैं। नॉर्थ कोरियंस आर नॉट गेटिंग द रशियन लैंग्वेज, और जो रशिया और यूक्रेन की लैंग्वेज है ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो भाई अच्छे से ऑपरेट कर सके, अच्छे से सिनर्जी बन जाए, इस वजह से कंट्रीज करती हैं बाइलेटरल या मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं स्लिनेक्स के बारे में। सो स्लिनेक्स 2024 इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम December 17 to 20 ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ईस्टर्न नेवल कमांड। ओके, सो इसको ईस्टर्न नेवल कमांड ऑर्गेनाइज किया है। ओके, और ये कंडक्ट कहां हो रही है? ये आपकी कंडक्ट हो रही है इन योर विशाखापट्टनम। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज। ओके, मैरीटाइम कोऑपरेशन और सिनर्जी, सिनर्जी। ये एक्सरसाइज स्टार्ट कब हुई थी? सो दिस स्टार्टेड इन द ईयर 2005, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। नाउ जो स्लिनेक्स 2024 में हो रहा है, इसके 2 फेजेस होंगे। पहला होगा आपका हार्बर फेज और दूसरा होगा आपका सी फेज। ओके, इंडिया जो अब एक्सरसाइज कर रहा है नेवी की, वो हम करते हैं 2 फेजेस में, ताकि हम अच्छे से अपनी फोर्सेस को टेस्ट कर पाए। ऐसे ही
जब मालाबार एक्सरसाइज हुई है, मालाबार 2024, इसको भी हमने दो फेज में किया। एक हमने किया हार्बर फेज में, दूसरा हमने किया सी फेज में। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। मालाबार हम करते हैं भाई 4 कंट्रीज के साथ मिलके। एक तो हो गया आपका इंडिया, दूसरा है आपका यूएसए, तीसरा है आपका जापान, एंड लास्ट इज योर ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया गैंगेस रिवर डॉल्फिन्स आर टैग्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इंडिया के किस स्टेट में भाई जो हमारी रिवर डॉल्फिन्स है जो गंगा में मिलती हैं उनको टैग किया गया है? योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला और आसाम। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी। इनफैक्ट ये इंडिया में पहली बार है कि हम किसी गैंगेस रिवर डॉल्फिन को हम टैग कर रहे हैं। ओके, तो ये है आपकी डॉल्फिन। ओके, गैंगेस रिवर डॉल्फिन, और ये लोग हैं आप हमारे ऑफिशियल जो इसको टैग कर रहे हैं। ओके, इससे क्या होगा? सो द फर्स्ट एवर गैंगेस रिवर डॉल्फिन, जिसका भाई साइंटिफिक नेम जो है ये है आपका प्लेटानिस्टा गैंजेटिका, हैज बीन टैग्ड इन असम। ओके, ये इसका साइंटिफिक नेम है, प्लेटानिस्टा गैंजेटिका। इससे क्या होगा? So the tagging exercise will help in understanding their seasonal and migratory pattern, range, distribution and habitat utilization, particularly fragmented or distributed river system. तो भाई इससे हम ये पता करेंगे कि इस डॉल्फिन्स की मूवमेंट कैसी हो रही है, वो कहाँ पे ज्यादा दिन स्टे कर रही हैं, कौन से सीजन में वो बढ़ रही हैं, घट रही हैं, ये सारी चीजें हमको इससे पता चलेगी। और इसको कंडक्ट कौन कर रहा है? So it is conducted under the auspices of Ministry of Environment, Climate and Environment, Forest and your Climate Change, and was implemented by Wildlife Institute of India in collaboration with Assam Forest Department and Aranyak with the funding of National Campa Authority. तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट मिलकर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बट ये आ किसके अंडर रहा है? ये आ रहा है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जो MOEFCC है, इसके जो मिनिस्टर, इनका नाम है भूपेंद्र यादव। ओके, तो इनके अंडर में इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। ओके, और इस मिनिस्ट्री के अंडर में चलाया जा रहा है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट योगा पॉलिसी? तो इंडिया का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो लॉन्च करने जा रहा है एक डेडिकेटेड योगा पॉलिसी? योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और असम। तो द करेक्ट आंसर इज योर उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड आपका लॉन्च करने जा रहा है एक डेडिकेटेड योगा पॉलिसी। ओके गाइस, उत्तराखंड लॉन्च करने जा रहा है। सो हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21st ऑफ जून। सो द उत्तराखंड गवर्नमेंट इज ड्राफ्टिंग इट्स फर्स्ट योगा पॉलिसी which is a response to the growing interest in yoga and wellness tourism. तो भाई धीरे धीरे योगा दुनिया के हर कोने में पहुंच जा रहा है। ओके, तो उत्तराखंड चाहता है कि उसके यहां एक डेडिकेटेड योगा पॉलिसी हो और योगा के लिए एक टूरिज्म हब बन जाए आपका उत्तराखंड। इस ड्राफ्ट को लीड कौन कर रहा है? इसको लीड कर रहा है आपका आयुष डिपार्टमेंट। ओके, जो आयुष डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ये इसको लीड कर रही है। और उत्तराखंड चाहता है कि जो ऋषिकेश है इसको प्रमोट किया जाए एज योगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ऋषिकेश एक देवभूमि है, वैसे तो हम उत्तराखंड को ही देवभूमि बोलते हैं, बट ऋषिकेश में गवर्नमेंट चाहती है कि एक वर्ल्ड क्लास योगा सिटी बने। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। गेटिंग गाइस?
अगला क्वेश्चन है, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू रिमूव स्पेस डेब्रीज। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू रिमूव स्पेस डेब्रीज? सो योर ऑप्शंस आर यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जापान। अब हम देखते हैं व्हाट इज स्पेस डेब्रीज। स्पेस डेब्रीज क्या चीज होती है? तो स्पेस डेब्रीज हम उन पार्टिकल्स को बोल सकते हैं या डस्ट को बोल सकते हैं जो आपके स्पेस में उड़ते रहते हैं। जैसे आपकी एक सैटेलाइट हो गई, आपने एक सैटेलाइट लॉन्च की नीचे से, ये स्पेस में गई, यहां पर इसने 10 साल 15 साल काम किया, उसके बाद जब इसका यूसेज खत्म हो गया तो ये बन गया एक स्पेस डेब्री, स्पेस डेब्रीज। तो इस स्पेस डेब्रीज को खत्म करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए इंडिया ने जापान के साथ एक एग्रीमेंट किया है। ओके, तो ये एग्रीमेंट हुआ किस किस के बीच में है? तो जापान की एक कंपनी है ऑर्बिटल लेजर्स और इंडिया की एक कंपनी है इनस्पेसिटी। तो इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ओके, ऑर्बिटल लेजर्स एंड इनस्पेसिटी, इनका पर्पस क्या है? सो दियर गोल इज टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन स्पेस डेब्रीज रिमूवल। ओके, अब ये लोग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करके इसको कनेक्ट करके धरती पे लाएंगे या लेजर के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, ये क्या करेंगे हम इसको आगे देखेंगे। बट अभी के लिए इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हो गया है। आपको पता है कि स्पेस एक्स एक कंपनी है, वनवेब एक कंपनी है, वनवेब अभी नई कंपनी है गुआवांग। सो ये सब चाहती हैं कि जो इंटरनेट हो ये मिले थ्रू योर सैटेलाइट्स। तो इसके लिए क्या होगा भाई, बहुत सारे सैटेलाइट्स, अराउंड 50,000 सैटेलाइट्स लगेंगे केवल इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। तो जब इसमें से कोई सैटेलाइट खराब हो जाएगी तो उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको रिमूव करना, ये काम होगा इन कंपनीज का। ओके, तो इस वजह से स्पेस डेब्रीज बहुत न्यूज में रहेगा आपके। ओके गाइस, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडिया सेट्स अप इट्स फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक। तो भाई इंडिया में पहला डायबिटीज बायोबैंक सेटअप किया जा चुका है। योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला और तमिलनाडु। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तमिलनाडु। ओके, सो जो आपका इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, दैट इज आईसीएमआर, in collaboration with Madras Diabetes Research Foundation has set up the country's first diabetes biobank in Chennai. So आपका ICMR प्लस आपका MDRF, इन दोनों ने मिलके इंडिया का पहला डायबिटीज बायोबैंक सेटअप किया है इन योर सिटी चेन्नई। ओके, इसका पर्पस क्या होगा भाई? इसका पर्पस होगा to facilitating advanced research on diabetes, the variations of the Indian type and other related disorder. तो भाई डायबिटीज धीरे धीरे इंडियन पॉपुलेशन में बहुत बढ़ता जा रहा है। सो इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च करना, एडवांस रिसर्च करना, इनके वेरिएशंस को देखना और इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन पे स्टडी करना, ये काम होगा आपका डायबिटीज बायोबैंक का। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो नो द चीफ ऑफ आईसीएमआर। तो आईसीएमआर के जो नए चीफ है इनका नाम है राजीव बहल। ओके, आईसीएमआर का नाम आपने जब कोविड था तो बहुत सुना होगा। कोविड के टाइम पे आपने आईसीएमआर और बलराम भार्गव का नाम आपने बहुत सुना होगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आईसीएमआर के जो पहले चीफ थे उनका नाम था बलराम भार्गव, अभी के जो चीफ है इनका नाम है राजीव बहल। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। लास्ट क्वेश्चन हमारा
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट। तो धीरे धीरे भाई इंडिया बन रहा है एक मैन्युफैक्चरिंग हब, मैन्युफैक्चरिंग हब और यू कैन से सेंटर। ओके, तो इंडिया ने भाई एक नई अचीवमेंट को हासिल किया है, हम बने हैं वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर। तो जो बड़ी बड़ी आपकी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज हैं, जैसे आपकी सैमसंग हो गई, एप्पल हो गई, सोनी हो गई, एलजी हो गई, ये सारी कंपनीज अब क्या कर रही हैं कि जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो इंडिया में लेके आ रही हैं, बिकॉज हमारे यहाँ इन्वायरमेंट अब थोड़ा अच्छा हो रहा है फॉर दिस कंपनीज। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। So India has made strides in the global smartphone market and risen from 23rd to 3rd place in smartphone export since 2019। और नवंबर 2024 में भाई इंडिया ने अकेले एक्सपोर्ट किया है एक महीने में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल। ओके, इंडिया ने एक्सपोर्ट किए थे इन जस्ट 1 मंथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं। पहला है आपका प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, जिसको हम पीएलआई स्कीम बोलते हैं। इसके अंडर गवर्नमेंट छूट देती है इन कंपनीज को इफ दे कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। दूसरा है आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये सारी स्कीम्स इनिशिएटिव्स कंपनीज को हेल्प करती हैं इन सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग, और इसके अंडर उनको टैक्स भी कम देना होता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फॉर मोर अपडेट्स एंड क्लासेस एंड नोट्स ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, दैट इज योर करंट अफेयर्स विद अनुराग। मैं यहां पे आपके भाई इस क्लास की पीडीएफ भेज दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। And if you like the classes, then do share with your friends and subscribe the channel। आप इसको टाइप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप इसको स्कैन कर लीजिए, इसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं आवर टेलीग्राम चैनल। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर द क्लास गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।